बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक अशोक के धम्म की मुख्य सामग्री प्रश्न अशोक के धम्म की मुख्य सामग्री का वर्णन करें उत्तर धम्म के सिद्धांतों को इस तरह से तैयार किया गया था कि वे विभिन्न समुदायों से संबंधित लोगों और किसी भी धार्मिक संप्रदाय के लोगों को स्वीकार्य हो धम्म को कोई औपचारिक परिभाषा या संरचना नहीं दी गई थी इसने सहिष्णुता और सामान्य व्यवहार पर जोर दिया धम्म ने दोहरी सहनशीलता पर जोर दिया इसने लोगों की खुद की सहनशीलता पर और उनके विभिन्न विश्वासों और विचारों की सहनशीलता पर भी जोर दिया दासों और नौकरों के प्रति सम्मान दिखाने की धारणा पर जोर दिया गया है बड़ों की आज्ञाकारिता पर भी जोर दिया गया है जरूरतमंदों ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता आदि पर जोर दिया गया है सद्भाव की भावना पर जोर दिया धम्म की नीति ने अहिंसा पर जोर भी दिया अहिंसा का अभ्यास युद्ध और विजय को छोड़कर और जानवरों की हत्या पर रोक के रूप में भी किया जाना था हालांकि अशोक ने महसूस किया कि आदिम वन जनजातियों को नियंत्रण में रखने के लिए उनकी राजनीतिक शक्ति का एक निश्चित प्रदर्शन आवश्यक हो सकता है धम्म की नीति में कुछ कल्याणकारी उपाय भी शामिल थे जैसे पेड़ लगाना कुएं खोदना आदि अशोक ने समारोहों और विभिन्न अवसरों पर नियमित रूप से किए जाने वाले बलिदानों को निरर्थक बताया धम्म के विभिन्न पहलुओं को लागू करने और प्रचारित करने के लिए धम्म महामत्ता के रूप में जाने जाने वाले अधिकारियों के एक समूह की स्थापना की गई थी अशोक ने अपने संदेश को समाज के विभिन्न वर्गों तक ले जाने के लिए उन पर बहुत भारी जिम्मेदारी डाली हालांकि वे धीरे धीरे महान शक्तियों वाले धम्म के एक प्रकार के पुजारी के रूप में विकसित हुए और जल्द ही राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे धम्म के इन सभी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ शिलालेखों की सामग्री की जांच करके नीति कालानुक्रमिक रूप से विकसित हुई एक प्रमुख शिलालेख एक यह पशु बलि और त्योहारी सभाओं के अवकाश पर रोक लगाने की घोषणा करता है दो प्रमुख शिलालेख दो यह सामाजिक कल्याण के कुछ उपायों से संबंधित है जो धम्म के कामकाज में शामिल हैं इसमें पुरुषों और जानवरों के लिए चिकित्सा उपचार सड़कों कुओं के निर्माण वृक्षारोपण आदि का उल्लेख है तीन प्रमुख शिलालेख तीन यह घोषणा करता है कि ब्राह्मणों और श्रमिकों के प्रति उदारता एक गुण है माता और पिता के प्रति सम्मान आदि सभी अच्छे गुण हैं चार प्रमुख शिलालेख चार यह धम्म की नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इस आदेश में टिप्पणी की गई है कि धम्म की नीति के कारण ब्राह्मणों के प्रति नैतिकता की कमी और अनादर हिंसा मित्रों रिश्तेदारी और अन्य लोगों के प्रति अशोभनीय व्यवहार और इस तरह की बुराइयों को रोका गया है जानवरों की हत्या पर भी काफी हद तक रोक लगा दी गई पांच प्रमुख शिलालेख पांच यह उनके शासनकाल के 12वें वर्ष में पहली बार धम्म महामत्तों की नियुक्ति को संदर्भित करता है ये विशेष अधिकारी राजा द्वारा सभी संप्रदायों और धर्मों के हितों की देखभाल करने और समाज के कोने कोने में धम्म के संदेश को फैलाने के लिए नियुक्त किए गए थे धम्म की नीति का क्रियान्वयन इनके हाथों में सौंपा गया था छह प्रमुख शिलालेख छह यह धम्म महामत्तों के लिए एक निर्देश है उन्हें बताया गया है कि वे किसी भी समय राजा के पास अपनी रिपोर्ट ला सकते हैं चाहे वह किसी भी गतिविधि में शामिल हो इसका दूसरा भाग तेजी से प्रशासन और सुचारू व्यापार के लेन देन से संबंधित है सात प्रमुख शिलालेख सात यह सभी संप्रदायों के बीच सहनशीलता की दलील है आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रदायों के बीच तनाव तीव्रता से व्यक्त किया गया था शायद खुले विरोध में यह दलील एकता बनाए रखने की समग्र रणनीति का एक हिस्सा है आठ प्रमुख शिलालेख आठ इसमें कहा गया है कि धम्म यात्रा दौरे सम्राट द्वारा की जाएगी
सम्राट के शिकार अभियानों पर बाहर जाने की पहले की प्रथा को छोड़ दिया गया था। धम्म यात्राओं ने सम्राट को साम्राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों के संपर्क में आने में सक्षम बनाया। 9 प्रमुख शिलालेख। 9 यह जन्म, बीमारी, विवाह और यात्रा के लिए निकलने से पहले किए गए समारोहों पर हमला करता है। पत्रियों और माताओं द्वारा मनाए जाने वाले समारोहों की निंदा की जाती है। अशोक इसके बजाय धर्म के अभ्यास और समारोहों की बेकारता पर जोर देता है। 10 प्रमुख शिलालेख। 10 यह प्रसिद्धि और महिमा की निंदा करता है और धर्म की नीति का पालन करने के गुणों को पुनः स्थापित करता है। 11 प्रमुख शिलालेख। 11 यह धर्म की नीति की एक और व्याख्या है। इसमें बड़ों के सम्मान, जानवरों को मारने से परहेज और दोस्तों के प्रति उदारता पर जोर दिया गया है। 12 प्रमुख शिलालेख। 12 यह फिर से संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की अपील है। यह शिलालेख उस चिंता को दर्शाता है जिसे राजा संप्रदायों के बीच संघर्ष के कारण महसूस करता था और सद्भाव के लिए उसकी दलील को वहन करता है। 13 प्रमुख शिलालेख। 13 अशोक की धर्म नीति को समझने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। शिलालेख युद्ध के बजाय धर्म द्वारा विजय की याचना करता है। यह उन विचार प्रक्रियाओं की एक तार्किक पराकाष्ठा है जो पहले शिलालेख से शुरू हुई थी, और विजय द्वारा शायद इसका मतलब यह है कि किसी देश द्वारा अपने क्षेत्रीय नियंत्रण के बजाय धर्म की नीति का अनुकूलन किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति के अंतर्गत हमने अशोक के धर्म की मुख्य सामग्री और संदर्भित शिलालेखों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.